वशिष्ठी भगवान की जय। तीसरे अध्याय में मध्य लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। एक द्वीप है, उसके बाद समुद्र है। एक द्वीप के बाद जो समुद्र है उस द्वीप से वह दूना दूना है, अर्थात जो द्वीप रहेगा उसके बाद जो समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। इस प्रकार करके द्वीप समुद्र तो हैं। विशेषता इतनी है कि इस द्वीप से दुगनी है, फिर उस समुद्र से दुगनी। इस प्रकार से जो भी द्वीप समुद्र है वह पिछले वाले द्वीप समुद्र से दुगना दुगना होता जाता है। ये चर्चा हम कर रहे हैं। पहला द्वीप था जम्बू द्वीप। उसमें हमने पढ़ा कि उसमें 6 पर्वत हैं। 6 पर्वत होने के कारण उसके 7 क्षेत्र हो जाया करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि इन पर्वतों के ऊपर तालाब हैं, तालाबों पर पुष्प है और उस पुष्प पर श्री नाम की धृति नाम की देवियां निवास करती हैं। इस प्रकार से हमारी चर्चा चल रही थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि इनकी मोटाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। इस प्रकार से हम पूरा वर्णन पढ़ रहे हैं। आचार्य जी ने अंतिम क्लास में कहा था इन तालाबों से गंगा आदि नदियां निकलती हैं जो आगे समुद्रों को मिल जाया करती हैं। इस प्रकार से चर्चा चल रही है। ठीक है, अब हम अपनी इस क्लास में समझेंगे कि जो 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हुए हैं उसमें रहने वाले जीवों की क्या स्थिति रहती है अथवा उनमें काल चक्र किस प्रकार से चलता है। तो हम आज की क्लास में समझेंगे कि वहां का काल चक्र कैसा है। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया है, सूत्र क्रमांक 27। ये हमारी 9वीं क्लास है, तीसरे अध्याय की, और मध्य लोक का वर्णन चल ही रहा है। इस सूत्र में आचार्य कह रहे हैं कि भारत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का वर्णन, जो यहाँ आपको स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि अंत में भारत क्षेत्र है और सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। तो इन दो क्षेत्रों में काल का चक्र किस प्रकार से चलता है, यहाँ रहने वाले जीवों की स्थिति क्या होती है, उनके परिणाम कैसे होते हैं, सब जीवों का वर्णन इस सूत्र में यहाँ पर आचार्य जी ने किया है। इसलिए यहाँ पर भारत और ऐरावत क्षेत्र के काल चक्र का वर्णन यहाँ पर आचार्य जी ने बताया। देखिए सूत्र क्रमांक 27। भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्याम मुत सर्पण्य व सर्पणीभ्याम। एक बार पढ़ लेते हैं। भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्याम मुत सर्पण्य व सर्पणीभ्याम। अब आइए संधि विच्छेद कर लें। भरत ऐरावतयोर, इसमें आपको सूत्र में बहुत अच्छे संधि विच्छेद देखना है। यदि संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा तो आज सही से नहीं निकाल पाएंगे। देखिए भरत ऐरावतयो, यहाँ रा का विसर्ग हो गया, ऐरावतयो, और आगे षट् समयाभ्याम सर्पणीभ्याम का षट् समयाभ्याम उत सर्पणी, यहाँ पर माँ यहाँ तक मिल गया तो यहाँ से उस सर्पणी बनेगा, और आगे यह संधि होने के कारण यहाँ पर निकलेगा आ, तो होगा अब सर्पणीभ्याम। इस प्रकार से इस सूत्र का संधि विच्छेद है। अब देखिए सूत्र में क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, भरत ऐरावतयोर, अर्थात भारत और ऐरावत क्षेत्र में ये क्या है, ये जम्बू द्वीप के 2 क्षेत्र हैं। सबसे नीचे वाला ऊपर वाला, आपको चित्र यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें देखते रहिए। नीचे वाला जो भरत क्षेत्र है सबसे ऊपर है, वहाँ ऐरावत क्षेत्र। उस 2 क्षेत्रों में वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि अर्थात वृद्धि होने पर, बढ़ने पे, और ह्रासौ अर्थात कम होने पे, षट् समयाभ्याम 6 समयों के द्वारा, 6 समयों से उस सर्पणी अर्थात उस सर्पणी के, अवसर्पणी अर्थात अवसर्पणी के, उस सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों के द्वारा काल का परिवर्तन होता रहता है। क्या कह रहे हैं आचार्य जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के द्वारा जीवों की आयु ऊंचाई में वृद्धि और ह्रास होता रहता है। अर्थात उत्सर्पणी के 6 कालों के द्वारा, अवसर्पणी के 6 कालों के द्वारा उन जीवों की आयु में, ऐश्वर्य में, लंबाई चौड़ाई में, शरीर की जो लंबाई चौड़ाई उस सब में क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, कमी और अधिक होती रहती है। विशेषता से क्या कह रहे हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में, किसके, जम्बू द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता रहता है। अब आइए हम इसी बात को सूत्र में, यहाँ पे चित्र में हम समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये पूरा कल्प काल है। कल्प काल क्या होता है, ये यहाँ पर ये अवसर्पणी है और इस प्रकार से उत्सर्पणी है। ये दोनों क्या है, यह काल को विभाजन करने वाले 2 संज्ञाएं दी गई आचार्य ने। अवसर्पणी की विशेषता क्या है,
अवसरपणी में स्टार्टिंग में प्रारंभ में जीव को बहुत सुख रहता है, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, आगे जाता है, काल बदलता जाता है, उसका सुख कम होते जाता है। सुख दुख के साथ उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घर का ऐश्वर्य, हर चीजें उसकी घटती जाती हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा रहेंगी, जैसे जैसे काल का परिवर्तन होगा वह कम होती जाएगी। लेकिन अवसरपणी में इससे विपरीत है। अवसरपणी में जीव को बहुत ज्यादा दुख होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऐश्वर्य उसका सब कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये काल परिवर्तन होते जाता आगे आता है, उसका ऐश्वर्य आदि सब बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से अवसरपणी में उसका अवसरपण होता है, अर्थात उसका घटता जाता है। उत्कर्षण में नीचे से वह ऊपर आता है और अवसरपणी में ऊपर से नीचे जाता है। इस प्रकार से इन दोनों की व्याख्या है। इनके द्वारा ही, उत्सर्पणी और अवसरपणी के द्वारा ही काल का परिवर्तन होता है। उत्सर्पणी में क्या होगा? उत्सर्पणी के इस प्रकार से 6 काल हुआ करते हैं, 6 काल होते हैं इस प्रकार से। इन उत्सर्पणी काल में सबसे पहले काल होता है सुषमा सुषमा, जिसका नाम है सुषमा सुषमा, जिसमें जीव को सुख ही सुख होता है। आगे दिया है सुखमा, इस सुखमा से इसमें कम होगा सुख। उसके बाद सुखमा दुखमा, सुख होगा पहले, फिर जीव को दुख हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। और फिर आगे यहाँ पर दुखमा होगा, फिर सुखमा होगा, अर्थात दुख पहले होगा, फिर सुख बाद में होगा, उसके बाद दुखमा, और अंत में जीव को बहुत दुख होते रहते हैं। इस प्रकार से ये 6 काल होते हैं। इसी प्रकार इसमें जो शरीर की अवगाहना उसकी आयु वगैरह सब कम होती जाती है। उसके साथ साथ जो पहला काल है सुषमा सुषमा, उसका काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर है, काल भी कम होते जाता है। उस कोड़ा कोड़ी सागर का दुखमा सुखमा काल होता है चौथा काल, और 5वां काल 2100 वर्ष का होता है जिसमें हम रह रहे हैं, और 6वां काल भी 2100 वर्ष का होता है। इस प्रकार से अवसरपणी होती है। अवसरपणी में सुख पहले जीव को ज्यादा रहता है, उसके बाद वह दुख को प्राप्त करता है। लेकिन हाँ, जब काल का परिवर्तन होगा तब उसको समझना चाहिए। इसी प्रकार उस सरपणी में क्या होगा? अधिक से अधिक जीव को दुख होगा, इसलिए दुखमा दुखमा नाम दिया है। उसके बाद थोड़ा दुख उसका कम होगा, फिर आगे उसको दुख तो होगा लेकिन उसको सुख होते जाएगा, इसलिए कह दिया दुखमा दुखमा। इसको हम दुष्मा सुषमा भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, उसके बाद सुखमा सुखमा। इस प्रकार से यहाँ तो दुख जो है वह खट्टे खट्टे आगे सुख की ओर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अवसर पड़ी में उसका सुख आगे जैसे जैसे काल परिवर्तित होता है आगे जाता है, वह दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें वो जो काल है, वह काल की जो मर्यादा है, लिमिट है, वह भी कम होते जाती है। 4 कोड़ी काल सागर से अंत में जब जाता है तो 2100 वर्ष का मात्र काल छठवा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर छठवा काल सबसे छोटा रहता है और अंत में जाके वह ही बड़ा हो जाता है। 10 कोड़ी सागर का यह अवसर्पणी काल होता है और 10 कोड़ी सागर का यह उत्सर्पणी काल होता है। तो टोटल मिला के 20 कोड़ी सागर हो जाते हैं। तो 20 कोड़ी सागर का यह एक कल्प काल हुआ करता है, अर्थात जब सभी अवसर्पणी काल की काल समाप्त हो जाएं और यहाँ अवसर्पणी काल की 6 काल पूर्ण हो जाएं, तब एक कल्प काल हो जाता है। उसकी जो अवधि रहेगी वह 20 कोड़ी सागर की होती है। इस प्रकार से इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे जीव का जैसे जन्म होगा जिस काल में, उसका ऐश्वर्य आदि घटते बढ़ते जाते रहते हैं। यदि जीव के लिए पहले काल में जन्म होगा तो उसका सुख बहुत ज्यादा रहेगा, उसका बहुत ज्यादा ऐश्वर्य रहेगा, लेकिन उसी जीव का यदि छठवें काल में जन्म होता है तो उसका सुख और ऐश्वर्य बहुत कम रहता है। इस कारण से इनमें अंतर बन जाता है। विशेषता इतनी है कि 3 कालों तक तो क्या रहेगी, यह भोग भूमि रहती है और आगे यह कर्म भूमि की ओर जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 कालों तक यहाँ भोग भूमि रहती है और नीचे कर्म भूमि स्टार्ट हो जाती है। भोग भूमि अर्थात भोग ही जीव करता है, कल्प वृक्षों से उसकी सभी सामग्री प्राप्त हो जाती है, लेकिन कर्म भूमि जीव को कर्म करना पड़ता है, तब उसका जीवन यापन चलता है। इस प्रकार से आगे के 3 कालों में भोग भूमि यहाँ पर हुआ करती है और यहाँ उत्सर्पणी के अंतिम 3 कालों में भोग भूमि होगी। इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात इतनी है कि जो भारत और ऐरावत क्षेत्र है, 7 क्षेत्रों में जो भारत और ऐरावत क्षेत्र है, उसमें इसी प्रकार से काल परिवर्तन चलता रहता है। यदि अवसर्पणी रहेगी तो इस प्रकार से काल परिवर्तन होगा, उत्सर्पणी होगी तो इस प्रकार से काल का परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो विशेषता क्या है भारत और ऐरावत क्षेत्र में। और उसके अलावा जो क्षेत्र बच्चों में क्या होता है, तो जैसे यहाँ वाले सूत्रों कह रहे हैं अन्य भूमियों की काल व्यवस्था क्या है, तो सूत्र क्रमांक 28 ताभ्याम परा भूमियो अवस्थिता, पना से ताभ्याम परा भूमयो अवस्थिता विच्छेद ताभ्याम अपरा भूमयः अवस्थिता।
ताभ्याम अर्थात इन क्षेत्रों से अपराधा जो अन्न बची है दूसरी भूमियां हैं, भूमि अर्थात भूमि अवस्थित अर्थात अवस्थित होती हैं, अर्थात उनमें काल परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि उन भरत ऐरावत क्षेत्र से अन्य क्षेत्र अवस्थित होते हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में घट्टा बढ़ता नहीं है, काल परिवर्तन नहीं होता, वह अवस्थित रहते जैसे हैं उसी प्रकार से रहते, काल का परिवर्तन वहां देखा नहीं जाता है। वहां देखा जाता है मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यवस्था है, वो हम आगे सूत्र जब पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझना कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में इन 6 कालों के द्वारा, अपसर्पणी के 6 काल, उस सर्पणी के 6 कालों के द्वारा काल परिवर्तन होता है। अव्यवस्था के कारण इसमें काल व्यवस्था चलती रहती है। विशेष बात इतनी है कि जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में मलेच्छ खंड है उसमें काल व्यवस्था नहीं होती, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता। जो आर्य खंड रहेगा, आर्य खंड है, मलेच्छ खंड नहीं, आर्य खंड में ही ऐसे काल के परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में इस अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है, जो का है, इसमें से वर्तमान में अभी तक 2546 वर्ष निकल चुके हैं और अभी वर्तमान में 18,453 काल बचे हुए हैं। इस काल के बाद छठवां काल आएगा, छठवें काल के बाद स्थिति चेंज हो जाएगी, अर्थात अवसर्पणी हो जाएगा। अवसर्पणी अवसर्पणी के जब मेल होता है, अर्थात जब अवसर्पणी खत्म होती है, उस समय जब अवसर्पणी के अथवा अवसर्पणी के 50 दिन बचते हैं, तब इस पृथ्वी पर 7 प्रकार की कुवृष्टि होती है, ओले बरसते हैं, आग बरसती है। इस प्रकार से वर्षा होने के कारण पूरी जो पृथ्वी रहती है पूरी तरह हो जाती है, खराब हो जाया करती है। उसके बाद जब अवसर्पणी खत्म होती है, जब अवसर्पणी लगती है, तो जब 49 दिन स्टार्टिंग के रहती है, उस समय पर 7 प्रकार की सुवृष्टि होती है, जिस कारण से पुनः से वहां पर पूरी स्थिति सामान्य हो जाती है और विद्याधरों के द्वारा जो मनुष्यों के 72 जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा के रखे थे, वह लेके आता है, सभी जीव जंतुओं को लेके आता है और यहाँ पर उनको छोड़ दिया करते वह विद्याधर। उसके बाद इस पृथ्वी पर पुनः काल व्यवस्था जीवन यापन चलने लगता है। इस प्रकार से इन दोनों में संधि बनती जाती है। उसके साथ साथ यह पंचम काल चल रहा है, इसमें क्या है, यह हुंडाप सर्पणी काल भी है। हुंडाप सर्पणी काल अर्थात ऐसा काल जिसमें विशिष्ट प्रकार की घटना हुआ करती है, जैसे तीर्थंकरों का बाल्यती होना, 5 तीर्थंकर बाल्यती थे, ब्रह्मचारी थे, और तीर्थंकरों की पुत्री उत्पन्न होना, उसके साथ साथ तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना, तीर्थंकर के पहले किसी और जीव का मोक्ष चले जाना। इस प्रकार से पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष होना, मारीच के जीव द्वारा 363 मठों का चलाना। इस प्रकार से हुंडा सर्पणी काल के कारण इसमें सब बहुत सी विशेष घटनाएं होती हैं, जो बहुत ही विशेष होती हैं, जो पहले ऐसी नहीं होती। अर्थात ये जो हुंडा सर्पणी काल है असंख्यात 24 निकलने के बाद आता है, जो पंचम काल हमारे यहाँ पर देखने को मिला है हमको। इस प्रकार से यहाँ पर इस काल चक्र का वर्णन यहाँ पर पूरा होता है, आप समझे। और ऐरावत क्षेत्र के 6 कालों के अनुसार उनमें काल परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से विशेष बात यह है 7 क्षेत्रों में नहीं होता, भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। उसी प्रकार मलेच्छ खंड में नहीं होगा, आर्य खंड मात्र में होता है। विदेश क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार से आप चित्र बना के बहुत अच्छे समझे, व्याख्यान को बार बार सुनिए, जिससे आपके लिए पूरे काल चक्र समझ आ जाएगा। आज की क्लास इतना ही, आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।